आगे ओतप्रोत करने की दिशा में आप लगातार काम करते हैं और सरकार का विभिन्न मंचों पर बचाव भी करते नजर आते हैं। श्री अमरजीत भगत जी, प्रदेश के खाद्य मंत्री, बेहद जिम्मेदार, जमीन से जुड़े, सतत संघर्षशील, सरगुजा से आने वाले एक प्रमुख फेस। मैं आप सभी का आदर के साथ IBC 24 के इस समिट में, माइंड समिट में स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत साहू जी आप ही से करेंगे। आप चूंकि सबसे सीनियर हैं, जिम्मेदारी आप ही की सर्वाधिक बनती है। अब की बार आपको माहौल चुनाव में कैसा लग रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा माहौल भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अगर किसी विषय पर उठाती है, मुद्दे को क्रिएट कर रही, तो कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में भूपेश सरकार के समय ध्वस्त हो गया है। एक दूसरा, उसमें भी विमेन अगेंस्ट क्राइम, ये जो क्राइम अगेंस्ट जो विमेन है, इसमें आप लगातार असफल हैं, ये उनका आपके ऊपर आरोप है। एक नहीं, कई ताजा घटनाक्रम इसमें हम जोड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं IBC परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने शानदार सफलता के 15 साल पूरे किए हैं। इसलिए पूरे आदरणीय गोयल जी के साथ पूरे IBC परिवार को मित्रों, एक बार ताली बनती है इस पर, शानदार तालियां बनती है गड़गड़ाती हुई जी। रही सवाल हमारी सरकार में कितनी संख्या आने वाली है, तो वर्तमान में हम लोग 71 पे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जितने काम इन 5 वर्षों में, हालांकि 5 साल का कार्यकाल मिलता है, 5 साल हम कहने के लिए कहते भी हैं, पर 1.5 साल कोरोना काल निकल गया। कुल मिला के काम करने का हमको समय मिला सिर्फ 3.5 साल। फिर भी हम उसको 5 साल का काम बताते हुए कहते हैं कि जितने काम सरकार में इन 5 वर्षों में हुआ है, उसके बल पर, जनता के विश्वास और आशीर्वाद के बल पर हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार 75 पार। तो ये सीट की जो बात आपने कही, उस पर 71 से हम 75 की पूरी तैयारी में हैं। दूसरी बात, होम डिपार्टमेंट का प्रश्न आपका, विपक्ष जो मुद्दा उठाता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या क्राइम, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा, और आप तो पूरे प्रदेश में आपका चैनल घूमते रहता है, उन जगहों पे जहां आदमी नहीं पहुंचता वहां भी आपके लोग पहुंचते हैं, खींचते हैं, दिखाते हैं दर्शकों को। क्राइम रेट छत्तीसगढ़ में, क्राइम रिकवरी रेट 99% है। 1% 100 अगर क्राइम हुआ तो 99 हमारा रिकवरी रेट है। एक आध छोटा मोटा कोई छोड़ता है, लेकिन उसको भी हम 1.5 साल 2 साल, यहाँ तक कि रमन सिंह के राज का जो था उसको भी हम लोगों ने कवर किया है। तो क्राइम रिकवरी रेट के विषय में बहुत अच्छी हमारी स्थिति है। हमारा पुलिस विभाग बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। आपके चैनलों से भी हम लोग कोई समाचार देखते हैं तो ले लेते हैं तुरंत और उस पर कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। रही सवाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई 5 साल में बड़ा हेजिटेशन नहीं हुआ है जिसमें कोई अप्रिय घटना घटी हो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई एक प्रकरण बनता है तो ये जाके बैठ जाते हैं। 15 साल के इनके जितने हत्या हुआ, चोरी हुआ, डकैती हुआ, बलात्कार हुआ, अपहरण हुए, उस पर ये कितने बार बैठे हैं उनके पक्ष में, ये निकलवा के देख लें और हमारे 5 साल के कार्यकाल का घटनाक्रमों को देख लें तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बहुत मजबूत है, क्राइम रिकवरी रेट भी बहुत मजबूत है और छत्तीसगढ़ की जनता में हमारी सरकार, हमारे विभाग के प्रति विश्वास है। सुरक्षा का माहौल है, कहीं पर भी घूमने फिरने में कोई परेशानी नहीं, पूरी आज़ादी से हमारे लोग आना जाना करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ताम्रध्वज जी ने जो बात की, मैं उसको और थोड़ा आगे बढ़ाता, लेकिन हमारे साथ में मैंने जैसे कहा कि 4 पिलर हैं और अब घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं मोहम्मद अकबर जी, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी आप भी संभाल रहे हैं। अकबर जी, इस बार बहुत सी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। पहला तो यहीं से बातचीत की शुरुआत हुई कि जिन्होंने पिछली बार घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली थी, अधूरे वायदों से नाराज होकर उन्होंने छोड़ दिया। खैर, उसके बाद बहुत से स्टेटमेंट्स आए। अब आप क्या नया वायदा करने वाले हैं, इस पर जनता की जिज्ञासा तो बनी हुई है, विपक्ष की नज़र इस पर बनी हुई है। लेकिन आपका एक स्टेटमेंट पिछले दिनों आया कि
अब हम जो भी वायदे करेंगे वो अर्थव्यवस्था के मद्देनजर करेंगे, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि विपक्ष ने अलग मायने निकाला है इसका। देखिए सबसे पहले तो मैं IBC 24 परिवार को बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने 15 साल में जो छत्तीसगढ़ के लिए और आम जनों की समस्याओं को लाने के लिए प्रयास किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। जी धन्यवाद सर। दूसरी बात यह है कि 2018 चुनाव के समय आपने बात की घोषणा पत्र के बारे में, तो 2018 चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी 15 साल का जो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमारे पास उस समय बताने के लिए कुछ नहीं था कि हमने क्या किया। तो एक बहुत ही अच्छे ढंग से घोषणा पत्र बना और उन घोषणा पत्रों में 36 वायदे किए गए। 36 वायदों में अधिकांश वायदे हम लोग पूरा कर चुके हैं। तब से अब में अंतर है, अब हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है कि घोषणा पत्र में जिन बातों को हमने कहा था उसमें अधिकांश चीज़ों को हमने पूरा कर दिया है। अब बात आती है कि आने वाले घोषणा पत्र में क्या होने जा रहा है, तो ये पूरी राजनीतिक स्थिति है। बहुत कुछ करने के बाद भी जनता उम्मीद करती है कि कुछ नया हमारे लिए होना चाहिए। जी हाँ। और उस हिसाब से घोषणा पत्र यदि उसको जारी करना है तो वो बड़े स्तर में पूरी बैठक करके बातचीत करके, और घोषणा पत्र जब बनेगा तो उसको पहले से ओपन नहीं किया जा सकता। तो वो एक समय के हिसाब से जो परिस्थिति देख के फिर उसको ओपन करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ दिया जाएगा। लेकिन ये आपके वित्तीय स्थिति वाले बयान के बारे में ऐसा कहा जा रहा है सरकार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ है। अब तो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष कहने लगे हैं कि हम अपना बजट देख करके ही घोषणाएं करेंगे, पिछली घोषणाएं थोड़ी भारी पड़ गई, ऐसा भी अनुमान लगाया गया है। देखिए वित्तीय स्थिति तो बहुत अच्छी है, और वित्तीय स्थिति यदि खराब होती तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जो 2640 रुपये प्रति क्विंटल में धान का पैसा दिया है। पूरे देश में एक राज्य है। एक कभी उदाहरण बता दें, आप आइए प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, वहाँ पे धान 1200-1300 में बिकता है। तो वित्तीय स्थिति उधर की खराब है कि इधर की खराब है? हम तो 2640 दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, यदि हमारी वित्तीय स्थिति खराब है, 9000 रुपया प्रति एकड़ हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना का देते हैं। अब 4 किस्तों में पहला किस्त दिया जाता है 21 मई। ये योजना जिनके नाम की है, राजीव गांधी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनका पुण्यतिथि है। दूसरा किस्त हम 20 अगस्त को देते हैं, उनके जन्मदिन पर। तीसरा किस्त हम 1 नवंबर, जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना, और चौथा 31 मार्च। अब हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है इस बात से अंदाजा लगाइए। 1 नवंबर में चुनाव चलते रहेगा तो उस समय हम खाते में पैसा नहीं डाल पाएंगे। तो अभी 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी आए थे, उन्होंने बटन दबा के 1895 करोड़ पहले एडवांस में ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है बहुत से विषय में कि केंद्र सरकार धान खरीदी करती है, केंद्र सरकार करती है। ये न्याय योजना का पैसा जो मिलता है, ये 4 तिथि मैंने बताया, इसकी योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। यदि भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से योजना होना चाहिए, राजीव गांधी जी के नाम से क्यों होना चाहिए? ये पैसा हम दे रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि पूरी खरीदी का पैसा केंद्र सरकार देती है, बिल्कुल गलत बात है। क्या देती है केंद्र सरकार, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। 20 से 25 हजार करोड़ का कर्ज हर साल छत्तीसगढ़ की सरकार लेती है मार्कफेड के जरिए। और मार्कफेड जो है वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से सेवा सहकारी समिति, जिनकी संख्या 2058, इनके जरिए खरीदी का काम होता है। अब खरीदी करने के बाद परिवहन होगा, परिवहन के बाद उसका कस्टम बिलिंग करेंगे, कस्टम बिलिंग करने के बाद जब भारतीय खाद्य निगम में जमा करेंगे, चावल का पैसा हमको मिलता है। धान खरीदते समय कोई पैसा नहीं मिलता, कर्ज लेते हैं, धान खरीदते हैं और अपने दम पर लगातार खरीदते आ रहे हैं। और इस बार भी 1,25,00,000 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां आप इस बात पे बजा सकते हैं जो मंत्री जी कह रहे हैं। अमरजीत जी, आपके विभाग से जुड़ा हुआ एक बड़ा विस्तार से, जैसे एक सवाल उठता है बार बार, किसने पैसा दिया धान का, कौन दे रहा है, केंद्र या राज्य? चूंकि अकबर जी स्वयं इसके बारे में बहुत सी बातें कह चुके हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी हम इस मंच पर सुन रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इस सरकार में ऐतिहासिक घोटाले हुए हैं,
पीडीएस का पूरा सिस्टम बीजेपी बनाकर गई है, उसी सिस्टम पर आप अपना लेबल लगा रहे हैं और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पीडीएस घोटाले का जिक्र किया, राशन घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, यह प्रदेश में एक बड़ा प्रश्न रहा है। सबसे पहले तो मैं आईबीसी परिवार को 15 साल के सफलतम कार्यकाल के लिए, इस सोपान के लिए बहुत बधाई देता हूं, अग्रवाल साहब को और उनके पूरी टीम को। और रहा सवाल, आप जो प्रश्न पे प्रति प्रश्न चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी मतलब कुल मिला के सुबह से शाम एक ही दिमाग लगाती कैसे कांग्रेस को बदनाम किया जाए। पीडीएस सिस्टम पूरे देश में जो छत्तीसगढ़ का है बहुत उत्कृष्ट है, और कोविड जैसे पीरियड में भी जहां पर बड़े राज्य दिल्ली जैसे राज्यों के पास पैसे थे लेकिन उनके पास सामान नहीं था, उस क्राइसिस से उन लोगों ने गुजरा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक भी इस क्राइसिस के समय में भी एक भी मौत भूख के कारण कहीं नहीं हुई। ये हमारी योजना की सफलता है। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं करप्शन के, तो राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष का धर्म है आरोप लगाना, लेकिन उसमें कोई सत्यता या प्रमाण नहीं, केवल राजनीति से प्रेरित है। मैं कहता हूं कि ये जो आरोप लगाते हैं, आरोप की सत्यता क्या है? एक भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में नहीं कह सकता कि मुझे चावल नहीं मिला। जो हमको सेंट्रल ने देता है 5 किलो, हम दे रहे हैं 10 किलो, जस्ट डबल। 2 व्यक्ति हैं तो 20 किलो, 3 है तो 35, एक्स्ट्रा है तो 7, और एक व्यक्ति की जो जरूरत है उसको हम पूरा करते हैं। और कहीं से भी ये मांग या एक क्राइसिस नहीं आया कि हमको खाद्यान्न नहीं मिला। ये दिक्कत अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है कि कहीं भी क्यों क्राइसिस नहीं हुआ, क्यों मौतें नहीं हुई, क्यों बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं हुआ। ये 5 साल लगा दिए आरोप खड़ा करने में। घूम फिर करके आए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो चावल दिए तो उसमें आरोप मढ़ने का। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को भगवान जो है सद्बुद्धि दे, और कुछ सोचने समझे उम्र के साथ उनका सोचने का कुछ जो दिमागी हालत है वो थोड़ा सा छीड़ पड़ गया है। इसलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में 33 महीना चावल दिया गया। वास्तविकता है केवल 28 महीना चावल आया। अगर आप 28 महीना का चावल दिए, 28 महीना का हमने बांटा है। आप जब आप मांगोगे 33 महीना का तो कोई अपने घर से थोड़े ना देगा। इसलिए रमन सिंह जी प्रश्न लगाए विधानसभा में, आरोप लगाए करोड़ों का, और जिस दिन जवाब सुनना था उस दिन विधानसभा से वो क्विट कर गए। अगर आप में दम था, आपके आरोप में दम था, तो आपको विधानसभा में खड़ा होकर के और हमसे बहस करना था, आपको हमको घेरना था। आप पलायन कर लिए। केवल आरोप लगा करके पलायन करना ये कोई राजनीतिक बहादुरी नहीं है। मैं कहता हूं कि आप अगर आप में नैतिक साहस है तो आप जितना का आरोप 6,000 5,000 करोड़ जो भी लगाए हो, आप साबित कर दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं दूसरा बोलता हूं कि अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आप घोषणा करो कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे। अगर नैतिक साहस है, क्षमता है तो बात करें। चलिए, इस मंच से चैलेंज गया है, उम्मीद करेंगे इसी मंच पर उत्तर भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी आने और बाकी हैं, आ चुके हैं और भी आने बाकी हैं। डॉक्टर डहरी, आप आज की तारीख में जब आप चुनाव के बिल्कुल करीब खड़े हैं, ये बात तो सत्य है कि कोविड की वजह से बहुत से काम नहीं कर पाने का एक बहुत बड़ा बीच का अंतराल रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट ये कहना है कि इस सरकार के समय कोई काम नहीं हुए। पिछली सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था उसको आपने ध्वस्त कर दिया। जो एक ईंट लगाने तक का नहीं लगाने का जो आपके ऊपर आरोप है, स्मार्टनेस हर ली आपने शहरों की। उन्होंने स्मार्ट शहर दिया, स्मार्ट गलियां दी, स्मार्ट बत्तियां दी, लेकिन आपने वो स्मार्टनेस हर ली। ये सबसे गंभीर आरोप है आपके विभाग पर। देखिए, पूरे देश में नगर निकाय क्षेत्र में कोई अच्छा काम हुआ है तो छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है, और इसके उदाहरण हैं। स्वच्छता के मामले में आप देख लीजिए, पहले जब हमने समीक्षा किया
तो इनकी सरकार में 9-9 महीने तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे नीचे पायदान पे थे। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं होता था। नाम कागज में जरूर होता था लेकिन फील्ड में कहीं नहीं होता था। हमने उसको दुरुस्त किया और स्वच्छता के मामले में हम लगातार पूरे देश में पहले नंबर पे आए हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने हमारे प्रदेश को सम्मानित किया है। और पेयजल योजनाओं के माध्यम से आप देख लीजिए, इनके समय में पेयजल योजना नहीं थी, टैंकर पूरे चलते थे। रायपुर के सड़कों में आप निकलते तो टैंकरों की भरमार रहती थी। आज आप देख रहे हैं एक भी टैंकर नहीं दिखता। हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंच रहा है और अब तो 24/7 नल के माध्यम से पानी देने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और जहाँ तक डेवलपमेंट के कामों का है, इनके समय में 15 साल में जितने काम नहीं हुए हैं, राशि के मामले में भी और काम के मामले में भी, हमारी सरकार ने 4.25 साल के काम में उससे ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है पूरे प्रदेश में। दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता खुश है। आज प्रधानमंत्री आवास का ये हल्ला करते हैं। मैंने तो विधानसभा में भी, जब डॉक्टर रमन सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास में काम नहीं हुआ, तो मैंने 1 मिनट उनसे कहा कि भाई निवेदन है, 1 मिनट सुन लीजिए मेरे को भी। इनके आदरणीय, हम प्रधानमंत्री आवास में 4 नेशनल अवार्ड हमको छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है और प्रधानमंत्री आवास में सबसे अच्छा गुणवत्ता के निर्माण का इनके प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कार दिया है। तो आप मुझे बताओ कि आपके प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो? तो रमन सिंह जी फिर दूसरा विषय में चालू हो गए। तो हमारी सरकार ने काम किया है और बेहतर काम किया है। सभी क्षेत्रों में नगर निकाय में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस दिशा में सबसे ज़्यादा बेहतर काम हुआ है। श्रम विभाग में भी हमको पूरे देश में पहले नंबर का गोल्डन अवार्ड इनके केंद्र की सरकार ने दिया है। तो सारे अच्छे काम जो हो रहे हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में भी बेहतर है। हम पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय को टैंकर मुक्त कर दिए हैं। कहीं कोई विशेष जरूरत होती है तो 1-8 टैंकर भले जरूरत पड़ती है तो देते हैं। कहीं शादी ब्याह में किनको जरूरत पड़ गई तो उनको देते हैं। लेकिन आज आप देख लीजिए पूरे प्रदेश जो है हम टैंकर मुक्त कर दिए हैं। कहीं कोई इस तरह की दिक्कत नहीं। सफाई के मामले में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता है। बिजली के बारे में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। इनके समय में केंद्र सरकार के उपक्रम है, उन्होंने विद्युत संधारण का काम दिया हुआ है। काम तो करते नहीं है, उसको भी हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो सारी गड़बड़ी का काम इनके समय में होता था। आज हमारे कर्मचारियों को नगरीय निकाय के 7 तारीख तक वेतन मिल जाता है। ठीक है, पहले 8-8, 9-9 महीने नहीं मिलते थे। तो नगर निकाय क्षेत्र में सबसे बेहतर काम हमारी सरकार ने किया है पूरे देश में। नल जल को लेकर उनके अलग आरोप हैं, बाद में उस पर विस्तार पे अगर वक्त रहा तो मैं आऊंगा। लेकिन ताम्रध्वज जी, एक स्ट्रेटेजी की बात नहीं है, हमारे विभाग का नहीं है जी, बिल्कुल। लेकिन आरोप तो सरकार पर ही है। फिर भी मैं आता हूं साहू जी आपके ऊपर। जिस तरीके से स्ट्रेटेजी अभी बीजेपी बना रही है, आपने स्वयं सांसद रहते हुए विधायकी का चुनाव लड़ा, इसके बाद फिर आप आज सबसे कद्दावर मिनिस्टर हैं कैबिनेट के। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आधा दर्जन से अधिक अपने सांसदों को यहाँ भी उतारने की तैयारी में। मध्य प्रदेश की लिस्ट आपके सामने है, आप लोग भी सब तय कर रहे हैं। आपको लगता है ये स्ट्रेटेजी यहाँ कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगी? दूसरा, बहुत बड़े बड़े मुद्दे वो उठा रहे हैं, करप्शन के सबसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आपके खास तौर पर संभाग में वहाँ सबसे ज़्यादा सक्रियता केंद्रीय नेताओं की है। मोदी शाह जी तो खुद ही कमान संभाले हुए हैं। जहाँ तक सांसदों को चुनाव लड़ाने का प्रश्न है, ये अपना पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है और उसके लिए वो प्रयास करते हैं। उस प्रयास के तहत सांसदों को अगर वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो पार्टी को उनके आंतरिक मामला। पर ये बात कह सकता हूँ कि उनके पास अब कैंडिडेट नहीं है जीतने वाले भाजपा के पास, इसलिए वो सांसदों को और मंत्रियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, कितने सीनियर सांसद, कई बार के मंत्री, उनको चुनाव मैदान में उतारने का मतलब होता है कि वो हार मान चुके हैं। रही सवाल बड़े नेताओं का लगातार दौरा और हमारे संभाग में दौरा, चाहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हों, मांडविया जी हों,
माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा। छोटा सा स्टेट है छत्तीसगढ़, और बड़े नेताओं के, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बड़े नेताओं के दौरे से ही स्पष्ट होता है कि वो हार चुके हैं, हार मान चुके हैं। अगर उनमें थोड़ा भी लगता कि हमारी पार्टी जीत रही है तो इतने दौरे उनको करने की ज़रूरत नहीं थी। इसका साफ संकेत है कि वो हार मान चुके हैं, इसलिए लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, मीटिंग बैठक कर रहे हैं। रही सवाल करप्शन की बात, तो इन 5 वर्षों में कहीं पर भी किसी भी विभाग में छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर करप्शन वाली कोई बात नहीं आई। हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है, आरोप लगाने से मतलब नहीं है, आप उसको प्रमाणित करो। इतने बड़े बड़े कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, जनता की अदालत है, आप कहो भर मत ना, प्रमाणित करो। और उसको प्रमाणित नहीं करते, आरोप भर लगाएंगे, भाषण। एक हम लोग ऐसा सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जब कोई सदस्य शामिल होता है, कुछ समय काम करते हैं, तो उनको एक प्रशिक्षण शाला, हमारे यहाँ कांग्रेस में भी प्रशिक्षण होता है, पर कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर, सिद्धांत पर, जनता की सेवा पर, समाज के सबसे गरीब अंतिम व्यक्ति की सेवा पर, इस पर फोकस रहता है हमारा प्रशिक्षण। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो झूठ कैसे बोला जाता है या दुष्प्रचार कैसे किया जाता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। और हमारे यहाँ वो नहीं रहता, हमारे यहाँ अंतिम व्यक्ति तक हम विकास कैसे पहुँचाएं, इस पर हमारे प्रशिक्षण होता है, जनता तक। तो बेसिक अंतर दोनों दलों में इस प्रकार से मैं अनुभव करता हूँ। अभी मैं सुन रहा था बैठे बैठे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव जी के जो प्रश्न आप कर रहे थे, उसका उत्तर वो नहीं दे रहे थे, उत्तर अन्य चीज़ों में दे रहे थे, खाली दुष्प्रचार वाली बात या अन्य चीज़ों को मैं बैठे बैठे सुन रहा था। तो हमारा तो ये कहना है, करप्शन है तो द्वार खुले हैं, आप चैलेंज करो, उसको प्रमाणित करो। हम उसको निश्चित तौर पर कहीं गलती होगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, इस बात के लिए मैं कह सकता हूं। और इसीलिए हमारे विभाग के द्वारा, जैसे होम डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी बातें आती हैं, हम लोग पूरी तौर पर कार्रवाई करते हैं, जनता को सुरक्षा देने में, मुहैया देने में, सभी चीज़ों में। आप देखेंगे नक्सली, पहले ये कहा जाता था नक्सली क्षेत्र है छत्तीसगढ़, आने से लोग डरते हैं, पर आज ये नहीं है। आप देखेंगे इस दरमियान हम लोगों ने 65-70 कैंप स्थापित किए। जिस झीरम घाटी की बात करते हैं, जाने से लोग डरते थे, आज 12 बजे रात को अकेला मोटरसाइकिल में आदमी चलता है। इतनी सड़कें, इतनी पुल पुलिया हम लोगों ने बनाया, जो सबसे नक्सली अब एक कोने में सिमट गए हैं। सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं, सर्वाधिक नक्सली हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं। ये आप देखेंगे कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुआ है। तो सभी चीज़ें जो है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक, सुरक्षा ठीक, करप्शन की कोई बात नहीं, विकास पूरी तौर पर हमारा चल रहा है। और हर वर्गों के लिए हम लोग विकास कर रहे हैं, कोई एक वर्ग के लिए नहीं। तो ये कहना इनका असत्य है कि यहाँ कोई करप्शन की बात है। मोहम्मद अकबर जी, परिवर्तन यात्रा का समापन करने स्वयं प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। आपको लगता है परिवर्तन यात्रा का माहौल प्रदेश में बन गया? क्योंकि उनका कहना है प्रधानमंत्री जी बदलबो आप ही के क्षेत्र में एक हुंकार भर के गए और उसके बाद अब पूरे प्रदेश की जनता परिवर्तन के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है, चुनावी तारीख के इंतजार में। देखिए, परिवर्तन यात्रा तो पूरी तरीके से फेल है पूरे राज्य में। बदलबो बोलने से खाली नहीं बदल सकते, कुछ करने की बात होना चाहिए। खाली बदलबो तो क्या कह के क्या करोगे? अब तक एक भी ऊपर से लेकर नीचे तक किसी ने भी क्या करेंगे बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार बोलते जा रही है, लगातार करते जा रही है। तो जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा के बारे में ऐसा विचार किया जा रहा था कि बहुत अधिक कुछ प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अमरजीत जी, सरगुजा की बात करूंगा मैं। सरगुजा से जहां से आप आते हैं, वहां पिछली बार पूरा सपोर्ट वहां की जनता ने आपको दिया, सारी की सारी सीट्स दी। अब की बार स्वयं वहां से उप मुख्यमंत्री जी आश्वस्त नजर नहीं आते। वो बहुत से बयान हैं, लेकिन कुछ चंद बयान अगर सीटों को लेकर हम कहें, वो कहते हैं कि अब वैसी स्थिति तो नहीं है। क्या ऐसा बदल गया है? अगर सब कुछ अच्छा है, बेहतर है, तो ऐसा क्या बदल गया है कि जो आपका सबसे मजबूत अंचल है उसके बारे में आपके वरिष्ठ नेता आश्वस्त नहीं है? देखिए, पूरे प्रदेश में अगर आप सरगुजा और बस्तर देखेंगे, आदिवासी अंचल है और ये दोनों अंचल में कांग्रेस का
पकड़ मजबूत है और सीट भी उसी रेशियो में आया है और आगे भी उसी रेशियो में आएगा, इसलिए कि आज हमारे पास कहने के लिए आधार है। अगर जहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का पहचान धान का कटोरा से, तो कर्ज माफी से, धान खरीदी से, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में वनोपज की जो संग्रहण है, विपणन है, उससे इस क्षेत्र में काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि आज भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा इसलिए नहीं होगा, उसके पीछे हमारा तथ्य है कि इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहते हैं। उनका जो आरक्षण विधेयक है, थोड़ा माइक पास कर, आरक्षण विधेयक है छत्तीसगढ़ में, आदिवासियों के लिए 32%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 4% विधानसभा पारित किया। और आज तक महामहिम राज्यपाल जो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बैठाए हुए हैं, आज तक दस्तखत नहीं किए। तो आज तो हर व्यक्ति पूछेगा इनसे ना कि मेरा आरक्षण विधेयक में दस्तखत महामहिम राज्यपाल क्यों नहीं किए। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर था, सांसद का, विधायक का, कलेक्ट्रेट का, मंत्रियों का, सबका बंगले का घेराव कर रहे, प्रदर्शन कर रहे थे। जिस दिन से विधानसभा में पारित हुआ उस दिन से इनका मुंह बंद हो गया। ना एक अपील करते हैं, ना एक रैली निकालते हैं, ना एक अभी राज्यपाल से मिलने जाते हैं, ना केंद्रीय नेतृत्व से बात करते हैं। तो ये तो अनसुलझा प्रश्न है और विधानसभा में हर कोई इनसे पूछेगा और इसमें निरुत्तर रहेंगे। इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। एक स्टेटमेंट और मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर शिव डहरिया जी से। अभी भी इसका जिक्र अरुण साहब जी ने भी किया और इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह साहब ने भी उसका जिक्र किया। वो बात ये कि बार बार यहाँ प्रदेश की सरकार की तरफ से, चूंकि आप चारों स्तंभ हैं, ये कहा जाता है कि केंद्र सौतेला बर्ताव कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ मंच के ऊपर उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। आपने सवाल पूछे जाने पर कहा कि साहब आप उन्हीं से जाकर पूछ लें। तो ये हम राजा साहब की साफगोई कहें या उनकी नाराजगी अभी भी कहें, है क्या है? क्लियर कर दें इस मंच पर। देखिए, केंद्र की सरकार जो है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर ही रही है। अब हमारे केंद्र सरकार से मिलने वाली जो राशियां हैं वो हमारा मिल ही नहीं रहा है। जीएसटी का 10,000 करोड़ से ज़्यादा राशि अभी हम तक नहीं दिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री आवास का नाम तो लेते हैं, नाम बदल दिए हैं। पहले इंदिरा आवास था तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास का तक पैसा नहीं मिलता। सेंट्रल ग्रांट जो है वो कम होते जा रहे हैं। पहले 50% होता था, अब पेयजल योजना है जो केंद्र की चल रही है उसमें 75-25 तक हो गया है। 75 राज्य सरकार का, 25% स्टेट, 75% राज्य का और 25% केंद्र का। तो ये तो जानबूझकर हमारे कांग्रेस शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। दूसरा, झूठ वो बोलती है धान खरीदी का पैसा हम दे रहे हैं, यहाँ पे पोस्टर भी लगाया हुआ है। तो झूठ बोलने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सिर्फ इसके अलावा दूसरा उनके काम नहीं है। दूसरा, भ्रष्टाचार के बारे में आप बता रहे थे। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की सरकार 15 साल चली है। 36,000 करोड़ का नान घोटाला, खदान घोटाला, अंतागढ़ टेप कांड घोटाला, कुनकुरी का चावल घोटाला, मोआ का धान घोटाला, जहां धान पैदा ही नहीं होता वहां भी ये धान खरीद दिए थे। और जांच हुई तो इनके मंत्री जी विधानसभा में बोले थे, उनकी कमेटी बनी थी, हमारे विधानसभा के पूर्व स्पीकर जी बैठे हैं उनके समय में ही। तो भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और निश्चित रूप से केंद्र की सरकार कांग्रेस शासित राज्यों में, अकेले ही छत्तीसगढ़ नहीं कहता, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी हमारी जो कांग्रेस शासित राज्य है वो जो सेंट्रल असिस्टेंस है उसकी राशि रोक कर जानबूझकर हमारे कार्यों में व्यवधान डालने का काम निश्चित रूप से करते हैं। राजा साहब की नाराजगी आप मानते हैं इसे? देखिए, राजा साहब, मैं तो यहाँ भी कहता हूँ, राजा साहब किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं वो मैं नहीं जानता, और राजा साहब को कब उन लोगों ने मदद की है वो ज्यादा अच्छा बता सकेंगे। मैं तो कहता हूँ उन्हीं से पूछिए। ठीक है, वो आएंगे मंच पर, हम कोशिश करेंगे उनसे ये सवाल वापस पूछेंगे। और एक अंतिम सवाल मैं कवर्धा के बारे में आपसे जरूर पूछूंगा। अच्छा, भी उसने खंडन भी कर दिया है राजा साहब ने जी, कल परसों को उसके बारे में भी मंत्री जी उसके बारे में भी कहा है कि कर रहा है, खुद अभी बोला है नाराजगी के बाद राजा साहब। मैं पूछ लूंगा उनसे,
आएंगे हमारी टीम ज़रूर पूछेगी। कवर्धा के बारे में आप एक बात बताइए, कवर्धा पर जो कुछ भी वहाँ घटा उसके बारे में बीजेपी कहती है कि इस सरकार का और स्पेशली आपका पूरा प्रश्रय रहा। बड़ा गंभीर आरोप है। आप कहते हैं वो माहौल बिगाड़ रहे हैं, वो कहते हैं आप छिपा रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं। देखिए, कवर्धा का जो विषय है निश्चित रूप से घटना घटित नहीं होना चाहिए, ये दुखद है। लेकिन कवर्धा के लोग बहुत अच्छे हैं और यदि मान लो पर्टिकुलर यदि आप मेरे समुदाय की बात करें तो वहाँ पे वोट नहीं है। वहाँ की जनता ने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा वोट 60,000 से मुझको जिताया है, तो कुछ तो बात होगी। सारे अच्छे लोग हैं और यदि मान लो एक घटना घटित हो गई तो बहुत ज़्यादा उसमें बात करने का कोई औचित्य है नहीं। लेकिन कुल मिला के ये नहीं होना चाहिए था और अभी सब मिलजुल के वहाँ पे रहते हैं, बहुत अच्छा वातावरण है और मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कवर्धा विधानसभा के कि उन्होंने मुझको 60,000 वोट से जिताया था। जी साहू जी, अंतिम प्रश्न आपसे भी है, बस इसके बाद हम ये सेशन क्लोज करते हैं। ओबीसी और जातिगत जनगणना का मामला राष्ट्रीय परिदृश्य का है, लेकिन प्रदेश में भी ओबीसी वर्ग की जो बहुसंख्या है उसको देखते हुए इस वर्ग से प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोगों का वक्तव्य देना, केंद्रीय नेताओं का वक्तव्य देना, क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये वक्त आ गया है कि आप जातिगत जनगणना का और ओबीसी की संख्या के आधार पर उनके अधिकार का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं, या ये केवल चुनावी राजनीति? निश्चित तौर पर होना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए। जब ये बार बार कहा जाता है राजनीतिक दलों के ऊपर जिसकी जितनी संख्या उतना उसका अधिकार, ये जब कहा जाता है तो उसको सार्थक भी करना चाहिए और वो सार्थक तब होगा जब जातिगत गणना हो जाएगी तो अलग अलग वर्गों में एससी में कितना, एसटी में कितना, ओबीसी में कितना, फिर जैसा भी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा आरक्षण लटका हुआ, तो ये सारी चीज़ें उससे हट जाएगी और स्पष्ट हो जाएगा कि किसको कितना अधिकार है, उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस शानदार सत्र के लिए। जैसा मैंने कहा था कि ये सत्र सरकार के पिलर्स का, 4 ऐसे कैबिनेट के चेहरों का है जो विभागों के साथ साथ पार्टी और पॉलिसीज सबको संभालने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रखते हैं। आपको हम ढेर सारी शुभकामनाएं अपने दर्शकों और IBC 24 की तरफ से देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए, इस सेशन में आप शामिल हुए हैं। और मैं अपनी टीम की तरफ से हमारे परिवार के मुखिया श्री सुयेश गोयल सर, चेयरमैन गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि हम एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट यहां प्रदान करना चाहते हैं आप सभी को अपनी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। हूं। सारे मंचस्थ अतिथियों का हृदय से आभार जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया। और हमारे जैसी ये परंपरा रही है, हम अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में एक परंपरा निभाते हैं कि जो भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं हम उन्हें भेंट देते हैं, जिन्हें हम चिन्हारी कहते हैं। ये चिन्हारी एक तरीके से स्मृति चिन्ह है, ताकि जब भी इस पर आपकी नज़र पड़े तो आपकी स्मृति में आज का ये दिन अंकित हो जाए और आप हमेशा हमें याद रखें। जोरदार तालियां हमारे चेयरमैन सर हमारे समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। आप सब की करतल ध्वनि इस बात का प्रतीक है कि आप सब दिल से इस कार्यक्रम को नवाज रहे हैं। हमारे सिर पर जनता ने पहनाया भरोसे का सिरमौर। ध्यान से सुनिएगा, तालियां थोड़ी गड़गड़ाहट वाली होना चाहिए मित्रों, थोड़ी गर्मजोशी वाली, जोरदार तालियां। हमारे सिर पर जनता ने पहनाया भरोसे का सिरमौर, जनता के भरोसे का प्रतीक बना। सारे लोग एक साथ बोलेंगे IBC 24। एक बार फिर से बोलने कहा गया है हमारे अतिथियों की तरफ से, तो मैं फिर से बोल रही हूँ और मैं चाहूंगी कि अब की बार IBC 24 की गूंज आपकी तरफ से आए। हमारे सिर पर जनता ने पहनाया भरोसे का सिरमौर, जनता के भरोसे का प्रतीक बना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और माइंड समिट में